छह समीकरण अभिक्रिया आप लोग का हो चुका था। सातवां को ध्यान से समझिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो देखिए, जब अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और भस्म आपस में मिल करके लवण और जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप करवाइएगा तो सोडियम क्लोराइड के साथ में किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरा क्या है? अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। सोडियम क्लोराइड क्या है मेरा? लवण है। H2O क्या है मेरा? जल। बात समझ में आया? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आया? उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया। ये HCl मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और ये H2O मतलब जल। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आप लोगों को बोलना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण आप लोगों को बोल देना है कि H2 + Cl2 क्या बना देता है? 2HCl। H मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। Cl मतलब क्लोरीन और HCl मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसको लिख लीजिएगा खुद से। बात समझ में आया? अंतिम है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछ देता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो सिंपल है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ क्या होगा? जुटेगा। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो और हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अवकरण, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। अब जब दोनों साथ में साथ होगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आया? आपका 9 अभिक्रिया जो था इंपॉर्टेंट वो खत्म हो गया। 9 में से एगो आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा, हर साल देता है, चाहे कोई भी दे। आपका अगर किस्मत अच्छा रहे तो लॉन्ग में दे देगा, लॉन्ग में 4 ठो दे देगा, बोलेगा चारों को डिफाइन करिए। नहीं समझे? जैसे लॉन्ग में बोलेगा कि निम्नलिखित को परिभाषित करे, अब 4 ठो आपको समीकरण अभिक्रिया दे देगा, सब बे बताना है, फिर उसमें बोलेगा आप परिभाषित करिए, 5 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो एक बार फिर से देख लीजिए ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में आपको बोलना है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन ऑक्सीजन के साथ देखिए संयोग कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। दूसरा अवकरण। तो अवकरण अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। आया समझ में? चलिए लिखिए फटाफट। उदासीनीकरण में लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है, जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, वही तो बोल रहे हैं। लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण में आपको ये लिख लेना है। अब अगला लिखिए 8 नंबर का। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 8 नंबर का लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना है। अगला लिखिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसमें पहला लिखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख करके डैश दीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया डैश दीजिए। इसमें लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण में लिखिएगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए जैसे में लिख लीजिए। अब अवकरण अभिक्रिया में डैश दे के लिखिए। अवकरण अभिक्रिया में डैश दे करके लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण में लिखिए डैश दे करके वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण लिखिए। लाइन चेंज करके थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। इसको जगह छोड़ दीजिए, लाइन चेंज करके लिखिए। जब ऑक्सीकरण और अवकरण, हाँ उसी में, इसको लिखने के बाद लिखना है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है तो उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, तो उसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीकरण डैश देकर के अवकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए फटाफट आप लोग समीकरण लिख लीजिए। देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का क्या क्या प्रभाव है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया का आखिर क्या प्रभाव है। तो आपको 2 ठो कम से कम लिख देना है, ये 3 गो लिख देना है। बात समझ में आया। जैसे आपको लिख देना है भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना। दुर्गंधित होना मतलब खराब हो जाना, उससे दुर्गंध आने लगना। बात समझ में आया। तो भोजन का पचना क्या है, तो देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन क्रिया के दौरान इसमें जो स्टार्च होता है वो अपघटित होकर के किसका निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का। चलिए बताइए कोई, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6, ये होता है ना, C6H12O6। और जब ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन होता है उससे ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण करता है। बात समझ में आया हमने क्या बोला। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं और ऊर्जा को हम अपने शरीर में रख लेते हैं। इसलिए आप जब खाना नहीं खाते होंगे, भूख लगता होगा तो कुछ ऊर्जा जैसा फील होता है क्या, कमजोरी जैसा लगता होगा। खाना नहीं, जब खाना खा लेते हैं तो थकान खत्म। तो क्या आपको बोलना है इसमें, ध्यान से समझिएगा। भोजन का पचना में आप लोगों को लिखना है, हम लोगों के भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम लोगों के भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो पाचन क्रिया के दौरान जो इसका स्टार्च होता है वो अपघटित होकर के किसका निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन किसके द्वारा आएगा, श्वसन के द्वारा। तो ऑक्सीजन जो रहता है वो उससे ऑक्सीकृत होकर के किसका निर्माण कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण कर देता है। बात समझ में आया। जैसे इसका अगर आप समीकरण लिखना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। पहले तो ऑक्सीजन ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें आपको क्या मिलाना है, ऑक्सीजन। तो 6O2 क्या छोड़ा इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6CO2 और साथ में क्या लाया इसने, ऊर्जा। बात समझ में आया। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, ग्लूकोज। इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन, और इसके नीचे कार्बन। लिख लीजिएगा ना खुद से। बात समझ में आया। तो कोई आपसे पूछेगा कि हम लोगों का भोजन का पचने में ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया का क्या योगदान है, तो इसमें लिखिएगा हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका स्टार्च जो है पाचन क्रिया के दौरान अपघटित होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। समझ में आया, हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक में। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो जिसमें स्टार्च जो है वो पाचन क्रिया के दौरान अपघटित होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये ग्लूकोज शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। समझ में आया, हो जाएगा। फिर आपको ये समीकरण लिख देना है। दिक्कत है किसी को। चलिए, भोजन का दुर्गंधित होना। तो दुर्गंधित होना मतलब क्या होता है, दुर्गंध आना उससे। अच्छा, एक होता है दुर्गंध, एक होता है सुगंध। तो सुगंध और दुर्गंध का अंतर आप समझते हैं ना। सुगंध मतलब अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है आपको। दुर्गंध मतलब खराब है। तो भोजन से अक्सर आप लोग देखे होंगे दुर्गंध आने लगता है। तो क्यों आता है दुर्गंध, तो भोजन में जो उपस्थित वसा और प्रोटीन होता है या कुछ भी तेल उल है, तो भोजन को जो आप खुला वायु में छोड़ देते हैं, तो लंबा समय तक जब आप उसको खुला वायु में छोड़ दीजिएगा तो वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर के उससे एक प्रकार का दुर्गंध आने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि खाद्य पदार्थ क्या हो गया है, दुर्गंधित हो गया है। समझ में आया। अब हम इसको दुर्गंधित होने से कैसे बचा सकते हैं, तो बताइए। हाँ, एक तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। हाँ, दूसरा जैसे ये बोला पन्नी में बंद करके रखिए, तो इसको और अच्छा से अगर आप बोलिएगा
तो वायुरुद्ध बर्तन में रख करके, वायुरुद्ध बर्तन मतलब उसके अंदर वायु नहीं जाना चाहिए, जैसे टिफिन में रख दी। जैसे आप रोटी देखिएगा, हमेशा रोटी को रखा जाता है ढक करके, एकदम टिफिन लगा करके, ताकि वो खराब नहीं हो। किसी भी खाना को रखा जाता है पूरा ढक करके। फ्रिज में रख दीजिएगा तो बातें अलग है, तब तो ठंडा रहेगा, वो खराब ही नहीं होगा। और एक एंटाऑक्सीडेंट नामक एक आता है, एंटाऑक्सीडेंट। ये एंटाऑक्सीडेंट को जब आप मिला दीजिएगा खाना में, तो ये कुछ हद तक खाना को खराब होने से बचा देता है। रेस्टोरेंट सब में यही मिलाया जाता है। आपको अगर 4 दिन पुराना खाना उसको परोसना है तो एक दिन में तो खाना बिकेगा नहीं, अगर नहीं चलता है किसी का तो वही खाना, बचा खाना में एंटीऑक्सीडेंट मिला देता है, बाद में जा कर के उसी को आपको परोस देता है? हाँ, एक प्रकार का सामने में बनवा के खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं बनाएगा सामने, जो भी हो। इसलिए आप ज़्यादातर देखिएगा होटल का जो रसोईया घर होता है वो अंदर रहता है, वहाँ किसी को जाने तक नहीं देता है अक्सर। अब बड़ा बड़ा होटल में तो और अंदर रहता है, क्या परोसता है भगवान ही जाने। चलिए, भोजन का दुर्गंधित होना समझ में आया। क्या लिखिएगा इसमें, जब भोजन को लंबे समय तक खुली वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के उससे एक क्या आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, जिसे खाद्य पदार्थ या भोजन का दुर्गंधित होना कहते हैं। क्लियर है? फिर आपको बोलेगा कि इसका बचाव का क्या क्या उपाय है, तो लिख दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर में रखकर, वायुरुद्ध बर्तन में रखकर, एंटीऑक्सीडेंट नामक वर्धक को मिला करके। आए समझ में? देखिए, हाँ, हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसका स्टार्च पाचन क्रिया के दौरान अपघटित होकर, पाचन क्रिया के दौरान अपघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का सूत्र लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ग्लूकोज का निर्माण करता है। केवल C6H12O6 हो गया, का निर्माण करता है, जो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, जो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, जो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, जो शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण करता है, इसको लिख लीजिए। ऊर्जा का निर्माण करता है, ये समीकरण लिख लेना है। चलिए अगला लिखिए, भोजन का दुर्गंधित होना। अगला लिखिए, भोजन का दुर्गंधित होना। इसमें लिखिए डैश दे करके। जब खाद्य पदार्थ को
लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, जब खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, जब खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है, उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन से दुर्गंध आने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन से दुर्गंध आने लगता है, दुर्गंध खाली हर सही कर तो मत लगाइए, दुर्गंध आने लगता है, जिसे खाद्य पदार्थ का दुर्गंधित होना कहते हैं, जिसे खाद्य पदार्थ का दुर्गंधित होना कहते हैं, जिसे खाद्य पदार्थ का दुर्गंधित होना कहते हैं, जिसे खाद्य पदार्थ का दुर्गंधित होना कहते हैं। हो गया। चलिए इसी में आप सब हेडिंग दीजिए, खाद्य पदार्थ को दुर्गंधित होने से बचाने के उपाय। हाँ, इसी में सब हेडिंग दीजिए, खाद्य पदार्थ को दुर्गंधित होने से बचाने के उपाय। इसी में हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग, खाद्य पदार्थ को दुर्गंधित होने से बचाने के उपाय। इसमें आप पहला लिखिए, रेफ्रिजरेटर में रखकर, रेफ्रिजरेटर में रखकर, पहला लिखिए रेफ्रिजरेटर में रखकर, पहला लिखिए रेफ्रिजरेटर में रखकर, दूसरा लिखिए वायुरुद्ध बर्तनों में भोजन को रखकर, वायुरुद्ध बर्तनों में भोजन को रखकर, वायुरुद्ध बर्तनों में भोजन को रखकर, तीसरा लिखिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट नामक वर्णक को मिलाकर, वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर, देखिए इसके बाद है कि दहन क्या होता है। देखिए जो जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश दे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बात समझ में आया। दहन या फिर आप सिंपल इस प्रकार से डिफिनेशन बोल सकते हैं, जो जलने के बाद क्या क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ऊष्मा मतलब हल्का सा गर्मी देगा और थोड़ा सा प्रकाश देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। हो जाएगा। दहन में जो पदार्थ जलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ दहन में नहीं जल पाता है उसको हम लोग बोल देंगे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। बात समझ में आया, खत्म हो गया। दहन किसे बोलते हैं, तो दहन जब वो जलता है तो वो ऊष्मा और प्रकाश देगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। ठीक है।
दहन में जो पदार्थ जलेगा उसको दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे, जो पदार्थ नहीं जल पाता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। बात समझ में? देखिए, दहन जो है वो ऑक्सीजन का उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में भी हो सकता है। अनुपस्थिति में कैसे होगा, तो आप इसको एक उदाहरण से समझिए। आप एक मोमबत्ती को जलाइएगा और उसको एक चीज़ से ढक दीजिएगा, तो क्या वो जलता रहेगा? वो तो बुझ जाएगा। क्यों भूता? क्योंकि इसके अंदर का जब तक ऑक्सीजन होगा इसके अंदर तब तक तो वो जलेगा, लेकिन जैसे इसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। लेकिन यदि मान के चलिए हम इस जार में क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, किसको कर देंगे? क्लोरीन गैस को। मतलब जार, जैसे ये जार है, इसमें क्लोरीन गैस भर देंगे, उसके बाद ऐसे करके पलटा के रख देंगे, तब पर भी ये जलता रहेगा, फिर ये भूतेगा नहीं। तो इससे क्या साबित होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन हो सकता है। बात समझ में आया? अब है आपका दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है, तो इसको आप लोग 9th में पढ़े ही होंगे। क्या क्या है? तो दहनशील पदार्थ का उपस्थिति होना चाहिए। दहनशील पदार्थ क्या है आप समझ चुके हैं। दहन के पोषक पदार्थ का आवश्यकता होना चाहिए। दहन का पोषक पदार्थ कौन है? ऑक्सीजन, याद रखिएगा। और वो पोषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब दहन में जाता है तो वो उसको क्या कर देता है? बुझा देता है। ठीक है, आप लोग स्कूल सब में देखते होंगे वो लाल कलर का जो लखा रहता है सिलेंडर, उसमें क्या भरा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति, उसको ज्वलन ताप का प्राप्ति होना चाहिए तब जाकर के वो जलेगा। जैसे मान के चलिए आप एक कागज को जलाते हैं तो वो अपना जब ज्वलन ताप को प्राप्त कर लेता है तो वो जलने लगता है। मान के चलिए मार्कर को हम जलाएंगे तो जब तक ये अपना ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं करेगा जलना स्टार्ट करेगा नहीं। कागज का ज्वलन ताप कम होता है इसके तुलना में, तो कागज तो तुरंत जल जाता है, लेकिन इसको जलने में क्या लगेगा? समय लगेगा। इसको आग पकड़ने में क्या लगेगा? समय लगेगा। बात समझ में आया? आदमी को भी अगर जलना है तो उसका भी ज्वलन ताप क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको भी जलने में क्या लगता है? समय लगता है। आप मोमबत्ती के सामने अपना हाथ इस प्रकार से रखिएगा तो पहले तो वो गर्म होता है, गर्म होते होते तब उसमें आग पकड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आज आप ट्राई करके आइएगा, तो प्रैक्टिकल करते हैं सबको कि कितना देर में आग लगता है हम लोगों में। हाँ, हाथ को, उंगली को इस प्रकार से रखना है आपको और मोमबत्ती जलाना है। नहीं, तब बायां हाथ रखिएगा, दायां से होमवर्क बनाइएगा, बायां से रखिएगा। 20 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, 20 सेकंड के बाद हाँ, टाइम नोट करके आना है कि कितना देर में जलना स्टार्ट होता है। हाथ जलेगा भैया। हाँ, तब उसके बाद है आपका द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इस सब्जेक्टिव इससे नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का शॉर्टकट में क्या हो जाता है? तो एलपीजी। कभी कभी एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है कभी कभी। कौन कौन सा इसका मुख्य अवयव है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। याद रहे, इसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं होता है। आप लोग जो सुनते हैं वो क्या चीज़ सुनते हैं? तो एथिल मरकैप्टेन सुनते हैं। इसमें अलग से में एथिल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है ताकि जब ये लीक हो तो हम लोग को पता चल जाए कि लीक हो रहा है। मान के चल, हम लोग के घर में जो गैस आता है, एलपीजी आता है, वो लीक हो रहा है और हम लोग को पते नहीं है कि लीक हो रहा है, क्योंकि इसका कोई सुगंध ही नहीं होता है, तो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए उसमें ऊपर से मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टेन को, ताकि जब वो लीक हो तो हम लोग को पता चल जाए कि लीक हो रहा है और हम लोग सतर्क हो जाएं। बात समझ में आया? और इसका मुख्य अवयव कौन है? तो ब्यूटेन है। खत्म हो गया। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। हो गया? लिखिए, दहन में डैश दे करके लिखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थों का जलकर ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित करना, ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित करना दहन कहलाता है। ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित करना, ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित करना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलकर ऊष्मा या
ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित करना, ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित करना दहन कहलाता है। चलिए अगला लिखिए, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, इसमें डैश दे करके लिखिए। ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ में डैश दे करके लिखिए। दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। दहन में जो पदार्थ जलता है, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। अगला लिखिए, ओ दहनशील या ओ ज्वलनशील पदार्थ, इसमें लिख दीजिएगा उसी का उल्टा। दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है उसे ओ दहनशील या ओ ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यहाँ लिखिए, उसका अगला हेडिंग दीजिए। दहन में जो पदार्थ नहीं जलता है। हो गया। अगला लिखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, इसमें लिखिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन की प्रक्रिया हो सकती है, दहन की प्रक्रिया हो सकती है। दहन की प्रक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिए जब एक मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे परखनली से ढका जाता है तो भी वह जलता रहता है। परखनली से जब एक मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे परखनली से ढका जाता है तो भी वो जलता रहता है। जब एक जलता हुआ मोमबत्ती, तो लिखिए केवल मोमबत्ती चलेगा। हाँ, जब एक मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे परखनली से ढका जाता है तो भी वो जलता रहता है। परखनली से ढका जाता है तो भी वो जलता रहता है। हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए पूरा, और इसको लिखिए और इसमें डैश दे करके लिखिए। इसको पूरा लिख लेना है, फिर इसको लिख करके डैश दे करके लिखिए। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव, जगह छोड़ दीजिए, लिख लीजिएगा थोड़ा देर में। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव ब्यूटेन, कोमा दे करके लिखिए, प्रोपेन, इसका सूत्र भी लिख लीजिएगा, एवं एथेन है। पेट्रोलियम में प्रमुख रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन एवं एथेन पाया जाता है। पेट्रोलियम में मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से
ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन पाया जाता है। ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव होता है। ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव होता है। ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव होता है। पाया जाता है। ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव। इसका सूत्र कौन लिखेगा? कहाँ भैया? कहाँ भैया? लिखेंगे, गधा। जगह छोड़ेंगे। कहाँ जगह छोड़े हैं? ब्यूटेन इसका मुख्य अवयव होता है। देखें, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है। इसके लिए इसमें एथिल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। इसके लिए इसमें एथिल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। ब्यूटेन का अवयव होता है। इधर का लिख लिए थे ना? चलिए समझिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी में आपको बोलना है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, बाहर निकला हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में किसका निर्माण करेगा? ऊष्मा का भी निर्माण करेगा। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता हो? अवशोषण होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सोख लिया ये तो अवशोषण हुआ। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऊष्मा मिल करके यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। बात समझ में आया? एक बार फिर से सुन दीजिए। ऊष्माक्षेपी में आपको बोलना है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, इसमें डैश दे करके लिखिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इक्वेशन लिख लीजिए। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इक्वेशन लिखिए, समीकरण लिखिए बराबर। उसके बाद अगला लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ये अभिक्रिया लिख लीजिए। अब इसका अगले क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर को देख लेंगे।